हाँ भाई, लास्ट टाइम अपन रेजोनेंस पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस को ही कंटिन्यू करते हैं अपन। तो पहले उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन? टेंस में सबसे ज्यादा, ठीक है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल बताना आपको कौन सा रहेगा। और ये कल मैं बता चुका था कि जो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो सेकंड क्वेश्चन ये अभी अपना, थर्ड क्वेश्चन ये भी आपका, देखो भाई, तो पहले से स्टार्ट करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो अपन पहले देखेंगे इनमें कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। देखो इसके अंदर देखोगे तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। यहाँ पर देखेंगे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन नहीं है, नो रेजोनेंस। यहाँ पे देखेंगे पाई सिग्मा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, पाई सिग्मा फिर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी रेजोनेंस है। ए में भी रेजोनेंस है, सी में भी रेजोनेंस है। फिर फर्क क्या है, इसके अंदर ज्यादा रेजोनेंस है, मोर रेजोनेंस, इसके अंदर लेस रेजोनेंस। तो किसी सिस्टम के अंदर बेटा जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस रहेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, इन तीनों के अंदर, ठीक है। तो सेकंड रूल है, फिर सेकंड क्वेश्चन पे लगाते हैं अपन सेम रूल। तो इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो जिसमें रेजोनेंस है वो जीत गया, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया भाई। सेम कहानी आपकी थर्ड क्वेश्चन में है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, एंटी इलेक्ट्रोनेस्ट यहाँ पर भी है, तो ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये भी एक रेजोनेंस की कंडीशन होती है। तो ये तो हो गया अपना अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सेम तरीके से अपन कार्बोनाइन के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। कार्बोनाइन फ्री रेडिकल, जहां पर भी कॉन्जुगेशन होगा आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब उन्हें काफी सारी चीजें पढ़ ली थी रेजोनेंस की, स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह, वो सब अब उन्हें पढ़ लिया था, ठीक है। तो उसके बाद अपन नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एप्लीकेशन है किसका बेटा, रेजोनेंस का। तो लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर होगा क्या बेटा। कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी मतलब ये कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, जो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, ऐसी क्या वजह होती है, तो उन सब की वजह जानेंगे, ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या रहेगा अपने को, तो ये कंपाउंड कहते होते हैं भाई, तो अपने पास जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ठीक है,
तो उनमें कुछ कंपाउंड्स एरोमेटिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एरोमेटिक होते हैं उनके अंदर। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान क्या होती है बेटा अपने पास? एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान होगी बेटा, जैसे ऊपर लिखा पहला साइक्लिक, तो ये कैसे होंगे? साइक्लिक होंगे भाई, ठीक है। दूसरा ये प्लेनर होंगे, कैसे होंगे? प्लेनर होंगे, ठीक है ना। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम, कंप्लीटली साइक्लिक कंजुगेशन रहेगा, साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में एक फोर्थ पॉइंट होते हैं इनके अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लिए, वो होता है बेटा हक्कर रूल, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं? हक्कर रूल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। हक्कर रूल क्या बोलता है? कंपाउंड मस्ट कंटेन, क्या कंटेन होना चाहिए उसके पास? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा ना वो, तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसके अंदर क्या रहेगी बेटा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहेगी ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। इसलिए इन कंपाउंड्स को इतना प्रायोरिटी दिया गया, इतनी विशेष दिया गया भाई, इसी तरीके से इनको अलग बढ़ाया जाता है, सेपरेट, ठीक है। तो ये क्या क्या रहेंगे? साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम रहेगा, और फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इनके पास, ठीक है ना। तो वो कंपाउंड क्या होगा बेटा अपना? एरोमेटिक होगा। और यहाँ पर जो n है बेटा, n की वैल्यू अपनी हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो ये अपने पास n की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। ये फ्रैक्शन नेगेटिव वगैरह में नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन किस किस काउंट होंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कंट्रीब्यूट इन पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर, इफ इन कंजुगेशन, यदि वो कंजुगेशन में है, क्या क्या? आपका नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कंजुगेशन में है, देन देयर विल बी काउंटेड 2 pi electrons, 2 pi electrons for a negative charge और लोन पेयर, ठीक है ना। तब ये भी ध्यान रखना, इफ एन एटम contains more than one type of lone pair, more than one lone pair, टाइप नहीं, more than one लोन पेयर, ठीक है ना। अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है, ठीक है ना, करते हैं मोर देन वन लोन पेयर, ठीक है, देन ओनली वन लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में एक ही लोन पेयर जाएगा, दोनों लोन पेयर नहीं जाएंगे, भले ही उसके पास कितने ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो यहाँ आपने इस स्लाइड में क्या सीखा? आपने सीखा पॉजिटिव चार्ज का तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूशन होता है, और ये तभी होता है जब वो कंजुगेशन में हो, रेजोनेंस में हो, मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा यदि एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो उसका एक ही लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन के अंदर जाएगा, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा,
ठीक है ना। तो इन्हीं पॉइंट्सों को मद्देनजर रखते हुए हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था बेटा अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, तो उसमें आइडेंटिफाई करने हैं कि दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। चलो भाई देखते हैं इसके अंदर। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ कंपाउंड से। पहले मैं करवा देता हूँ ये कंपाउंड, जैसे सपोज दिस। ठीक है, तो अपने को पहले पहला पॉइंट से स्टार्ट करना है। क्या ये साइक्लिक है? जी बिल्कुल साइक्लिक है, रिंग है इसके अंदर, दिख रहा है आपको। सेकंड पॉइंट अपने को देखना प्लेनर है। क्या ये प्लेनर है? हाँ भैया, अपन हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो इसका भी sp2 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 sp2, तो हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp2 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक प्लेनर कंपाउंड है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट भी देखेंगे साइक्लिक कॉन्जुगेशन है कि नहीं है इसके अंदर, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखेंगे अपन यहाँ पे पाई सिग्मा ये घूमता रहता है भैया से, तो इसके अंदर कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है भाई। ठीक है ना, ये भी अपन कार्ड भी पढ़ चुके थे। और इस साइक्लिक कॉन्जुगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेंजीन रिंग में एक गोला लगा दिया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक कंजुगेशन को। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट है, नाउ वी विल अप्लाई बेटा हक्कल रूल। तो हक्कल बाबा ने क्या बोला था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वहां पे। ठीक है, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 3 पाई बॉन्ड है यहाँ पर। मेरे को मालूम है एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने हो गए बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे पाई से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दो, तो यू विल गेट 4n+2 इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है? ये एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है। दैट मीन्स द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक चार्ज वाले भी ले लेता हूँ एक दो केस। ठीक है, तो ये कंपाउंड है भाई। ठीक है, तो इसमें मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा। इसमें साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन, फिर मैं बात करूंगा हक्कल रूल की। ये 4 पॉइंट्स अपने को लगा के देखने हैं भाई, अगर ये लगेंगे तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक है नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला साइक्लिक है, बिल्कुल प्लेनर है, बिल्कुल। कैसे? ये भी sp2 sp2 sp2। ठीक है ना। अच्छा, साइक्लिक कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन है, बिल्कुल है सर। ये इधर चला जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपन ऐसे हो जाएगा भाई ये। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर फर्दर करोगे तो ऐसे हो जाएगा ये। अगर इसको ऐसे दिखाओगे तो भाई तुम लोग, ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट you will see whether it follows Huckel rule or not. For that we need pi electrons, so the system must have 4n+2 pi electron. ठीक है, now we will count the pi electron in this compound. ठीक है, ये इसमें देखोगे तो तुम्हें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे भाई। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज के अंदर कोई पाई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ अपने पास 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ से देख लो भाई, कैंसिल आउट करना है पाई को पाई से, तो 4n+2 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 0, तो जो कि अलाउड वैल्यू होता है। दैट मीन्स गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है भाई, तो दिया गया कंपाउंड आपका क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, तो वो एग्जांपल्स आपको करने हैं। ठीक है ना।
उनमें वही लगाना आपको, साइक्लिक, एसाइक्लिक, ठीक है ना, कैसा है वो, ठीक है। चलो भाई मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइक्लिक, प्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस, ये कॉन्जुगेशन, हक्कल रूल, एरोमेटिक है कि नहीं, और यहाँ पे मैं कंपाउंड छापूंगा, ठीक है ना। मैं कंपाउंड बता रहा हूँ तो आपको बताना क्या रहेगा वापस सिनेरियो, ठीक है ना। पहला, दूसरा ये भाई, देखो अभी पहले कंपाउंड्स में देखेंगे, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, हर एक sp2 है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है। हक्कल रूल की जब बात आएगी तो नहीं फॉलो करता, यहाँ पर 4n+2 इजिकल टू 4 आ गया तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, जो कि अलाउड नहीं है, तो एरोमेटिक नहीं होगा। इधर बात करें, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, तो 4n+2 इजिकल टू 4 आ गया, तो इसलिए ये हक्कल रूल नहीं है, तो ये भी नहीं है। इधर ये है और ये साइक्लिक भी है, और ये हक्कल रूल को भी फॉलो करता है। 4n+2 इजिकल टू 6 आएगा भाई, यहाँ पर 6 क्यों आएगा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है तो उनकी वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक नेगेटिव चार्ज भी है जो कि कॉन्जुगेशन में है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, तो वो भी अपना क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो यहाँ से एन की वैल्यू बेटा आपकी 1 आ गई, जो कि अलाउड होता है। इधर देखेंगे तो इधर दिख रहा है अपने को, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन प्लेनर है, लेकिन कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ इतने हिस्से में कॉन्जुगेशन है भाई, तो ये हिस्सा कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखेंगे अपन। चलो भाई देखो, अभी तक अपन ने क्या देखा, तो एरोमेटिक है ये सब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डील करते हैं अपन अभी, तो मैं कुछ कंपाउंड्स को कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है ना। तो आपको बताना है, पैटर्न वही रहेगा, यहाँ पर आपका साइक्लिक, प्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस, हक्कल रूल, एरोमेटिक है कि नहीं है, और यहाँ पे आपको बताना, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं कंपाउंड, ठीक है। तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए तो देखते हैं भाई आगे मैं कौन सा कंपाउंड लिख रहा हूँ। फिफ्थ है भैया आप लोगों के लिए, ये 6 रहेगा, ठीक है। तो 7th आपके लिए ये रहेगा भाई, ठीक है भाई। ये तो कंपाउंड से अभी देखते हैं इनके अंदर क्या क्या रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन। चलो भाई देखो, देखो पहला कंपाउंड साइक्लिक है भाई, साइक्लिक तो सभी है, प्लेनर भी है, sp2 है हर एक सिस्टम, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। अगर 4n+2 की बात करें तो 4n+2 इक्वल टू 6 है, तो n की वैल्यू 1 आ गई, तो अलाउड है, ये एरोमेटिक, ये है, ये है, ये है। 4n+2 इक्वल टू 6 आ गया इस केस में। कैसे, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, तो एट ए टाइम एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा सकता है, और जिसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे,
ठीक है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एन की वैल्यू 1 आ गई, तो ये एरोमेटिक हो गया। सेम सिनारियो यहाँ पे सेम चीज़ है, जस्ट थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, नाइट्रोजन आ गया उसकी जगह, तो ये इसको फॉलो करता है। सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पर देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर ये तीनों पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में, जबकि लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा है कि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। और लोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, डीलोकलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में भी 4n+2 आपके पास 6 आ जाएगा, तो अलाउड अलाउड। नेक्स्ट यहाँ पे 2 एरोमेटिक रिंग है, ये भी एरोमेटिक रिंग है, ये भी एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आप 4n+2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो n की वैल्यू 2 आ गई, जो कि अलाउड होती है। तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड का केस हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। तो इसमें लिख रहा हूँ मैं कुछ एग्जांपल्स, ध्यान से देखना आप लोगों को। तो इसके अंदर अपना कौन सा एग्जांपल हो गया था भाई, 9th। तो 10th की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा केस रहेगा बेटा ये अपने पास। ठीक है, और उसके अलावा 11th की बात करूँ तो मैं भाई 11 तुम्हारे ऐसे रहेगा भाई। ठीक है, 12th की बात करता हूँ तो 12th तुम्हारे ऐसे रहेगा भाई। थर्टीन की बात करता हूँ तो ऐसे रहेगा भाई। ठीक है ना भाई, देखेंगे ध्यान से। तो साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे ये sp3 कार्बन हो गया, sp3, तो ये नहीं है। तो आगे का हो भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एरोमेटिक नहीं रहेगा ये। आपका रूट को फॉलो कर रहा है ये, बट यहाँ पे ये चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये साइक्लिक भी है, इसके अंदर प्लेनर भी है, ये कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो भी करता है। इसमें कैसे है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, इधर बात करूं मैं तो इधर ध्यान से देखो, ये है, ये प्लेनर भी है, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये एरोमेटिकल रूल को भी फॉलो नहीं करेगा तुम्हारा, और इसलिए ये एरोमेटिक भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इस केस में, ये है लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन कंप्लीट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये पहचान थी बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन थे जो अपन ने अभी कवर की है। इसके लिए बेटा ये है एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, क्या रहेगा एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एसिडिक इफेक्ट ऑफ रेजो मिसो या फिर कॉन्जुगेशन ऑन इसके ऊपर बेटा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। देखते हुए क्या होता है। ठीक है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन। ठीक है ना, देखो कोई भी चीज प्रोडक्ट फॉर्मेशन तभी करेगी जब वो स्टेबल होगी। ठीक है ना, तो ये रूल लगता ही है, हर जगह ही लगता ही है। अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो अपन क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस में से H+ निकालते हैं, तो उसके बाद H+ निकालोगे, मान लो सपोज यू हैव एसिड, यू आर रिमूविंग -H+,
देन यू विल गेट कंजुगेट, बेस मिल जाता है जो कि एक अपना एनायनिक स्पीसीज होता है। ठीक है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी आपकी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर देखना होता है अपने को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या किया करो, कहीं पर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है वहां पे H+ निकाल देना। ठीक है, तो H+ निकालने के बाद देखना वहां पर रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैसे करके तुम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए अपन बात करते हैं। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। ठीक है ना, अभी ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है अभी अपने पास, और फिनोल ये होता है अभी। दोनों के पास हाइड्रोजन है तो एसिडिक है, और वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। दैट मींस यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल बोथ कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन। नाउ आवर टास्क इज टू रिमूव दिस H+, so minus H+, if you are doing this then you will get RC double bond O, यहाँ पे O-। ठीक है, now easily you can see here resonance is possible, so you can draw resonating structure for this ion, how like this। ठीक है, now here resonance will decrease, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में यू कैन डू फॉर फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन के लिए कैसे, H+ निकालेंगे बेटा पहले, जैसे ही H+ को निकाला O पे कैसा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो अभी अपन ऐसे करेंगे भाई, इसमें रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे। तो पहले आपको प्रीवियस लेक्चर की नॉलेज के बेस पर आपको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना, तो वो नॉलेज बहुत काम में आएगी। देखो यहाँ पे क्या है, तो मैं कुछ रेजोनेंस पहले से बना के रखता हूँ ताकि मेरा फायदा रहे, जल्दी बन जाए। तो ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, ये रेजोनेंस हो गया अभी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये फर्दर रेजोनेंस करेगा, ये इधर ये इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। ठीक है, फर्दर फिर ये रेजोनेंस में जाएगा, ये इधर ये इधर, तो आपके पास यहाँ बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऐसे। ठीक है, फर्दर फिर ये रेजोनेंस में जाएगा बेटा, तो यू विल गेट दिस आयन। ठीक है, तो सर रेजोनेंस तो दोनों में भी हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एक वर्ड जिसका नाम है इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम ही कि जो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, दे आर मोर स्टेबल, they are more stable, so our this resonating structure will be more stable। कैसी होंगी, ज्यादा स्टेबल होंगी, जबकि दे आर लेस स्टेबल। ठीक है, बिकॉज these are unequal resonating structure। ठीक है, so you can say this is stronger acid। ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया आपका इन कंपैरिजन टू फिनोल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये हुआ अपने पास, RCOH ग्रेटर देन फिनोल।
और फिनोल का मैंने नाम भी बताया था तुम्हें, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए भाई तुम्हें। नेक्स्ट देखेंगे अपन, अगर किसी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसका पी के ये वैल्यू उसके इनवर्स होता है भाई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये चीज अपन ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं बेटा, ये अपन ऑलरेडी आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है ना, तो ये उस वहां से कनेक्ट कर दिया मैंने भाई। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हुए तो आपको बताना है अभी, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग फिनोल एंड एल्कोहल। ठीक है ना, अमंग फिनोल एंड एल्कोहल में बताना आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। स्ट्रेटेजी वही रहेगी बेटा, स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको काम वही करना है। इसमें से या छटाओ एक क्या छटाओगे तो आपके पास ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, और इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ की थी अभी पिछले पेज पे। इधर अगर मैं बात करूं तो इधर ऐसा सीन बन जाएगा। ठीक है, इसमें नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस इज देयर, so clearly it's visible that phenol are more acidic than alcohol. ठीक है, so you can say phenol is more acidic than alcohol। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे अपन ने एप्लीकेशन देख लिया रेजोनेंस का एसिडिक स्ट्रेंथ पर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, एप्लीकेशन ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो भी देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पर। ठीक है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में मैं तुम्हें बता दूं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो इसमें व्हाट वी कैन से दैट टेंडेंसी टू डोनेट, tendency to donate the electron pair by an atom or group is known as basic strength। ठीक है, पहले डेफिनेशन समझेंगे, कंपाउंड्स in which electron pair is delocalized will be less basic। ठीक है, while those in which electron pair is localized is more basic। ठीक है ना, तो यहाँ से तुम देख सकते हो, देखो बेसिक स्ट्रेंथ होता क्या है। बेसिकली अगर किसी के पास लोन पेयर है ना, तो वो अपना लोन पेयर डोनेट करे। अगर वो लोन पेयर डोनेट करने की इच्छा रखता है तो अपन बोल सकते हैं कि गिवन कंपाउंड के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बशर्त ये उसके लिए कि उसका लोन पेयर अगर घूम रहा होगा ना, कहीं कॉन्जुगेशन में आया होगा, तो कोई अपना लोन पे वो इतनी आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक है ना, तो देखो कैसे इसमें यूज करते हैं। बस अपना जो लोन पेयर है ना, उसके पास वो लोकलाइज होना चाहिए। अगर वो मूवमेंट करेगा तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है ना, तो भाई चलो देखते हैं इसको कैसे।
क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड कुछ, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना आपको, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्वेश्चन बना दिया ये, ठीक है, ये है भाई, ठीक है। इसमें देखेंगे, देखो इन दोनों में कंपेयर करते हैं। देखो इन दोनों में देखो, लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। तो वैसी बात है, नाइट्रोजन एटम की एक टेंडेंसी होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब वो डोनेट करेगा तो वो बेटा किसकी तरह काम करेगा, देन दैट विल एक्ट एज एन बेस, ठीक है। और अब अपने को देखना है उसका लोन पेयर उसके पास अवेलेबल है या कहीं वो घूमने जा रहा है रेजोनेंस में, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, तो इस केस में यहाँ अपने को दिख रहा है कि ये रेजोनेंस में है पाई सिग्मा लोन पेयर, जबकि यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा फिर लोन पेयर। तो यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस है, तो ये लोन पेयर इसके पास रहेगा नहीं तो घूमता रहेगा अंदर रिंग में, ठीक है। तो इसीलिए ये लेस बेसिक हो जाएगा भाई, और ये कंपाउंड आपका क्या होगा, मोर बेसिक, ठीक है ना। तो ये पहचान रहेगी बेसिक, ठीक है। ऐसे अपने को ऑब्जर्व करना रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, देखो भाई ये क्वेश्चन आपके पास, देखो भाई सबसे पहले लोन पेयर अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है रेजोनेंस में, यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है ऑफ लोन पेयर, ठीक है भाई। ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, ठीक है ना, ये लोकलाइज है, ये कैसा है, लोकलाइज लोन पेयर, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो अगर ऐसे तुम इसकी रेजोनेंस दिखाओगे ना इधर, ऐसे करके अगर तुम दिखा भी देते हो बाय चांस, तो होगा क्या, ये ऐसे बन जाएगा भाई कुछ, इसका मतलब है ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज हो गया, sp बोले तो लीनियर हो गया ये, और ये लीनियर नहीं होता भाई, तो रिंग में स्टेन आ जाएगी, रिंग टूट जाएगी अगर ऐसा कर दोगे तो, ठीक है। तो ये लैम्पेयर क्या हो गया अपना, लोकलाइज हो गया, ठीक है। अब ये भी लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है। अब इसमें ध्यान से देखना, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp2, और अपने को मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो एस कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, sp2 में, ग्रेटर देन sp3, और सबसे ज्यादा sp में, ठीक है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी टेंडेंसी होगी, will electronegative atom will have more or high tendency to keep lone pair or electron density on it with it, ठीक है। अगर कोई एटम बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो उसका मतलब होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी वो अपने इलेक्ट्रॉन कभी किसी दूसरे के साथ डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा ये, दूसरे पे ये, और तीसरे पे ये। तो दिस विल बी योर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है भाई। तो ये इसमें लॉजिक रहेगा, ठीक है। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बात कर सकता हूँ, कैसे भाई देखो,
देखो बेसिक स्ट्रेंथ ढूंढने का मेन फंडा क्या है ना, आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि आपको ये देखना है कि भी उसके पास लोन पेयर कितने टाइम तक अवेलेबल है। जिसके पास जितनी ज़्यादा देर लोन पेयर अवेलेबल रहेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बेटा उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अगर किसी का लोन पेयर ज़्यादा घूम फिर रहा है दैट मीन्स उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो भाई, इसमें इसका लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में है, ये लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, मोर कॉन्जुगेशन, मोर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन है बेटा, ये क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। और ये क्या है, एक एसाइक्लिक कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन एसाइक्लिक कॉन्जुगेशन से। ठीक है, एज ए रिजल्ट होगा क्या इसकी वजह से, इसकी वजह से होगा ये कि जो ये वाला लोन पेयर है ज्यादा टाइम घूमेगा, ये ज्यादा टाइम रेजोनेंस में रहेगा, ये कम समय के लिए रहेगा। दैट्स व्हाई दिस विल बी मोर बेसिक एंड इट विल बी लेस बेसिक। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक रहेगा भाई। इसमें किसी को समस्या हो तो बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो ये कौन सा मार्कर चला भाई, ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक रहेगा भाई अपने पास। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई किसी को। ठीक है, तो चलो भाई इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये बेंजीन होता है अपने पास, क्या होता है, बेंजीन। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है जी, तो इसकी इस पोजीशन को बोलते हैं बेटा ऑर्थो पोजीशन, इसको मेटा पोजीशन और इसको पैरा पोजीशन बोला जाता है। सेम यहाँ पे मेटा और ये ऑर्थो। ठीक है, ऐसी पोजीशन होती है भाई। ठीक है ना, अब इसमें क्या नोटिस करना अपने को, यहाँ पे देखना है जो ऑर्थो पोजीशन होता है ना उस पर तो रेजोनेंस काम करता है, मेटा पर नहीं करता, इधर भी करता है। ठीक है, आपने दो ही टाइप इफेक्ट पढ़े हैं, इंडक्टिव वो हर जगह काम करता है, करता है। सिर्फ मेसोमेरिक रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन एक ऐसा इफेक्ट है बेटा जो मेटा पोजीशन पर काम नहीं करता। ठीक है, तो इसी चीज को अब अभी अपन यूटिलाइज करेंगे किस चीज में बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो देखते हैं बेटा अभी अपन। ठीक है ना, देखो कैसे, तो आपको स्टेबिलिटी बतानी है बेटा। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं, ये कंपाउंड है बेटा CH2 पॉजिटिव, ये बेंजीन रिंग है, इधर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर लगा हुआ बेटा CH2 पॉजिटिव यहाँ पर, और अब की बार मैंने मेटा पे लगा दिया इसको, और अब की बार बेटा मैंने इसको पैरा पे लगा दिया। ठीक है, तो ये सभी कार्बोकैटायन है। ठीक है, इनमें एक चीज देखो तो ये चीज कॉमन है बेटा। ठीक है, सिर्फ फर्क किसका आ रहा है, जो OCH3 ग्रुप है ना ये अलग अलग पोजीशन पर लग रहा है। ठीक है, अपने को मालूम है OCH3 ग्रुप कैसा कैसा इफेक्ट लगाएगा, -I -I -I। ठीक है ना, यहाँ पे भी ये -I लगाएगा। ठीक है, अगर मैं रेजोनेंस की बात करूँ ये तो इंडक्टिव हो गया बेटा, अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये +R नहीं लगाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लगाएगा ये +R। ठीक है ना, तो अगर इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी आ जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे कम तो ये होगा भाई तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब इन दोनों में बात करते हैं। ठीक है ना, तो आप रेजोनेंस ड्रॉ करके देखना तो यहाँ पे नहीं लगेगा ये।
ठीक है, वो मैं दिखा भी दूंगा एक बार आप लोगों को। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इसमें रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस एक जैसे लग रहा है। अब इसमें इंडक्टिव लग रहा है, इंडक्टिव क्योंकि डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, ये डिस्टेंस सेंसिटिव है ये, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा मोर, और इसका क्या हो जाएगा लेस, क्योंकि दूर है ना ये काफी। ठीक है, और माइनस आई कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल अपना ये हो जाएगा, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, और तीसरे पे ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे अपन उनको लगा लगा के देखनी है भैया। ठीक है, चलो अभी मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया कि ये इस पोजीशन पर नहीं लगता, तो कैसे नहीं लगता, तो उसको चेक करते हैं लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, चलो भाई देखेंगे अभी अपन, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, चलो होमवर्क में करो तुम इसको ना, तुम्हें इसको प्रूफ करना है कि जब मैं OCH3 को इसके मेटा पोजीशन पर लगा देता हूँ एक बार इसके ऑर्थो पोजीशन पर लगा दोगे एक बार। ठीक है ना, OCH3 ऐसे लेगा ये, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3, और एक बार बेटा मैं इसके पैरा पे लगा दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा भी टास्क रहेगा। ठीक है ना, तो तुम्हें इसको प्रूफ करना है, क्योंकि रेजोनेंस तुम्हें आता ही है, तो अभी तुम्हें इसको साबित करना है। क्या साबित करोगे कि जब ये OCH3 मेटा पोजीशन पर है ना विद रिस्पेक्ट टू CH2, तो वहां पर कोई मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो आपका होमवर्क हो गया, प्रूव इट दैट प्लस M प्लस R effect is not observed at meta position of benzene ring। ठीक है, तो तुम्हें प्रूफ करना है कि बेंजीन की मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता। ठीक है ना, वो तुम्हें साबित करना कैसे नहीं लगता। ठीक है, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा देता हूँ तुम्हें। ठीक है ना, चलो भाई देखेंगे कैसे। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया अपना, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वगैरह भी हो गया। ठीक है ना, इससे कुछ और क्वेश्चंस है तुम्हारे लिए। आइडेंटिफाई मोस्ट स्टेबल स्पीसीज। ठीक है ना, तो मोस्ट स्टेबल में आपका कार्बोकेटाइल, कार्बोनाइल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। So you just have to identify which one will be more stable. ठीक है, like this. Suppose you have here CH2 minus, यहाँ पर COH है, CH2 minus। ठीक है ना, देखेंगे भाई आगे। और इधर अपना ठीक है भाई, तो इसमें सबसे पहले अपन रेजोनेंस इफेक्ट देख लेंगे, इसका कैसा होता है R। तो इसका -R होता है CHO ग्रुप का, इधर भी -R होता है इसका, इसका +R होता है। ठीक है, तो अपने को मालूम है कि +R तो कार्बोनेट को डिस्टेबलाइज करता है कि नहीं है। +R क्या करेगा, ये +R इफेक्ट लगाएंगे ना, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, लेस स्टेबल हो जाएगा, प्लस है ना ये, कॉन्जुगेशन में नहीं जा रही है। ठीक है, और दूसरा ऊपर से जब तुम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो तुम्हें मिलेगा जैसे यहाँ पर O पे माइनस है ना, इसको तुम रेजोनेंस से लेके जाओगे तो यहाँ पे OCH3 आएगा।
यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस दिखाओगे ना तुम इसका, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा भैया नेगेटिव OCH3, तो यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, नो स्टेबिलिटी फैक्टर। जबकि यहाँ पर तुम देखोगे ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना, और इस केस में तो रेजोनेंस लगता ही नहीं है, नो रेजोनेंस एट मेटा। हालांकि ये ग्रुप -R शो करेगा बट नो रेजोनेंस एट मेटा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या काम करेगा तुम्हारा -I, यहाँ पे +R भी करेगा, -I भी करेगा। +R ज्यादा होता है तो इसीलिए ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पे ये, दूसरे पे ये, पहले पे ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -R लगेगा विच विल स्टेबलाइज द कार्बन, ठीक है ना, इसीलिए तो ये क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पर ये भी -R शो करेगा बट इसका -R ऑब्जर्व ही नहीं होता मेटा के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड एट मेटा पोजीशन, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इस पे अपन ने काफी कुछ पढ़ा अभी इसके बारे में, ठीक है ना। तो मैं कुछ तुम्हें एक्सेप्शन बता देता हूँ। देखो क्या होता है इन केस ऑफ हेलोजेंस एंड कार्बोक्सिलिक आयन CO- के अंदर, ये RCO के अंदर, ठीक है ना। इसको इसमें से R बेटा भाई, सिर्फ ये पार्ट, इस केस में क्या होता है ना, इनमें दे विल शो -I एंड +R, सिमिलर वे में दे विल शो +I एंड -R। तो इन केसेस में एक्सेप्शनली क्या होता है, एक्सेप्शनली ये ऑब्जर्व मिला अपने को, जो इनका -I होता है ना, इसका +I, दे आर स्ट्रोंगर देन देयर रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। दिस इज एक्सेप्शनल केस दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में ही रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे अपन, ठीक है ना। तो आपको देखना है, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना भी आपको, ठीक है, जैसे कि CH2 ठीक है, देखो भाई आपको A, B और C, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो पहचानना, ठीक है। अगर इधर ध्यान से देखो ना, ये यूनिट कॉमन आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन मैंने ज़्यादा लगा दिया, इसको ऐसे करेंगे भाई, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, यहाँ पे H, ठीक है ना भाई। तो इस केस में देखो ये sp3 है, ये sp है, sp2 है और ये sp है, ठीक है। तो इसका मोर -I इफेक्ट, तो इसका -I इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आप लोगों को क्या, कि उसमें जो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S करैक्टर, तो इसका -I ज़्यादा होगा, और वी नो दैट -I विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये और तीसरे पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S करैक्टर,
ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी अपन पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक सीमित रखते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें अपन ने आज रेजोनेंस की एप्लीकेशन पढ़ी, एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज़्यादा एसिड होता है और फिनोल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो ये सब बातों को अपन ने आज डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, आज के लिए इतना ही।